हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, मैं प्रकाश कुशवाहा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रूरल डेवलपमेंट का जो सब्जेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग। जी हाँ साथियों, ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों ये सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। किसके लिए? सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। तो ये वीडियो सभी ब्रांचों तक जाएगा, सभी ब्रांच के बच्चों तक शेयर करिएगा। और यहाँ पे जिसका जो सब्जेक्ट कोड साथियों हमारा आपको देखने को मिल जाएगा KHU 701 या फिर KHU 801। क्योंकि साथियों यहाँ पे ये बीटेक के लिए चलता है, MBMC के लिए चलता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा कि KHU 70 आपका सब्जेक्ट कोड है, KHU 801 ये बदल सकता है। एग्जाम टाइम में आपको KHU 70 के बजाय KHU 801 का सिलेबस दे दिया जाएगा एग्जाम पेपर, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, पेपर का सिलेबस जो सेम ही है, ठीक है, और सभी ब्रांचों के लिए है। तो आज जो हमारा ये है यूनिट 1 का पार्ट 1 वीडियो है साथियों, और जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे रूरल डेवलपमेंट, मीनिंग, उसका ऑब्जेक्टिव्स और उसके सस्टेनेबल लिवलीहुड क्या हैं वो हम बात करने वाले हैं। साथियों, यदि आप सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आप यदि और सब्जेक्ट के क्वांटम या क्रैश रिवीजन चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। साथियों, चैनल पर विजिट करते ही आपको जैसे हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको फ्रंट पेज पर ही आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप चैनल पे आएंगे तो आपके यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट हैं और सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी हेल्पफुल रहेंगे। आपको यहाँ से 3rd सेमेस्टर से 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं प्लेलिस्ट आपको क्वांटम में मिल जाएंगी। आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको न दिख रही हो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग पे, जैसे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चेक करना है सिविल इंजीनियरिंग, तो आप इस पर क्लिक करके जिस सब्जेक्ट के पूरे जितने प्लेलिस्ट हैं आप इसको देख सकते हैं साथियों। और जल्द ही अधिक से अधिक प्लेलिस्ट आपको ऐड किए जा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम अच्छी पूर्वक से आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो आइए साथियों हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या बात करते हैं हम यहाँ पे अपना जो हमारा टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड सस्टेनेबल। साथ यहाँ पे है क्या है, सस्टेनेबल लिवलीहुड। आइए हम बात करते हैं, पहले रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसके पहले हम बात करेंगे कि हमारी कम्युनिटी कौन कौन से प्रकार से होती हैं। कम्युनिटी का साथियों हम बताएं तो जो हम जिसके बगल बगल रहते हैं, जो हमारी सोसाइटी होती है वो किस किस टाइप की होती हैं, जो हमारी कम्युनिटी हैं, लोग के जो रहने के तरीके हैं वो किस किस प्रकार की कम्युनिटी में रहते हैं। तो आपको यहाँ पर मेनली 3 टाइप की कम्युनिटी देखने को मिल जाएंगी। पहला कौन सा होता है, वो अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया जो होता है वो फिर सिटी का वो पार्ट होता है जहाँ पे जो कमर्शियल यूज के लिए होता है, या फिर जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन जो होती है बिल्कुल डेंस होती है, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। और लोग कमर्शियल पर्पज या फिर ऑफिस आपको देखने को मिल जाएंगे, शोरूम देखने को मिल जाएंगे, मॉल्स देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे कहाँ पे होते हैं, वो अधिकतर अर्बन एरिया जो होते हैं। आप ये फिगर को देख समझ सकते हैं कि अर्बन एरिया कैसा हो सकता है। अब थोड़ा सा उसी के बाहर आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सब अर्बन एरिया जिसको बोलते हैं। यहाँ बोला गया कि सब अर्बन एरिया क्या है, वो प्रिंसिपल सिटी ऑफ द आउटसाइड क्या होते हैं, जो प्रिंसिपल सिटी हैं उनका आउटसाइड एरिया होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है, जो अधिकतर या फिर कभी कभी इंक्लूड कमर्शियल एरिया भी के लिए भी यूज किया जाता है या फिर मिक्स्ड यूज के लिए होता है। लेकिन ये जो मुख्यतः होता है वो रेजिडेंशियल एरिया के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं इस रेजिडेंशियल एरिया से सुबह शाम जा करके इन कमर्शियल जो अर्बन एरिया जो होते हैं वहाँ पे वर्क करते हैं, फिर शाम को वापस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी शांति रहती है। और रेजिडेंशियल एरिया में क्या होता है, हमेशा बिजी सिटी होता है, इसलिए वहाँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। अब इन दोनों के अलावा एक ऐसा कम्युनिटी आती है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, फिर कहीं पूरा सब्जेक्ट ही इस पर डिपेंड है, वो हमारी है रूरल एरियाज। ठीक है, आपको जो अभी मैंने बात किया अर्बन और सब अर्बन में आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे मिल जाएगी इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, आपको नेट की सुविधा मिल जाएगी, आपको यहाँ पे पूरे पाइपलाइन मिल जाएगी, गैस पाइपलाइन मिल जाएगी, पेट्रोलियम सारी चीज़ मिल जाएगी। लेकिन उसके अलावा उन सभी सुखों से वंचित भी कोई एरियाज है, वो हमारा है रूरल एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि रूरल एरियाज वो हैं, वो कंट्री साइड्स हैं, जियोग्राफिक एरिया हैं जो यहाँ पे कस्बे या फिर शहर से बाहर हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ही कम होती है, और वहाँ पे जो सेटलमेंट होता है बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। लोग छोटे छोटे घर बना करके वहाँ रहते हैं, ज़्यादा बड़े आपको एरिया में आपको बिल्टअप सेक्शन घर बिल्डिंग नहीं मिलेगी, कहीं मिलेगा छोटा सा मिलेगा, फिर आपको अगला कस्बा देखने के लिए अलग गांव देखने को कई दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी होगी स्मॉल सेटलमेंट। अधिकतर यहाँ पे क्या होता है कि वो एरिया जहाँ पे जो एग्रीकल्चर एरिया हैं या फिर वो एरिया जो फॉरेस्ट्री मतलब कि जंगल वंगल पेड़ पौधे के लिए हैं, वो अधिकतर जो रूरल एरिया है उसको अधिक से डिस्क्राइब कर पाते हैं। आप इसको देख पाएंगे, यहाँ पे भी आपको एग्रीकल्चर एरिया ही दिख रहा है। देखिए एग्रीकल्चर के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए यूज हुआ है, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ साथियों बहुत ही फैसिलिटीज़ यहाँ बहुत ही कम होती हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे लोग किस प्रकार के घर में रह रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार घर में रह रहे हैं। ठीक है, ये पक्का घर नहीं इसको बोलते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं दोपहर में नून में आफ्टरनून काम करते हुए थोड़ा सा यहाँ पे बाहर जाकर के रेस्ट कर रहे हैं लोग। फिर यहाँ पे देख रहे हैं एक वाटर के लिए एक हैंडपम्प पर कितने लोग भीड़ लगाए हैं कि मेरी टर्न आएगा तो मैं पानी फिलअप करूँगा।
जैसे मैं ये फिगर इसलिए बताऊँ कि यदि आप भी किसी विलेज से बिलोंग करते हो तो अपने विलेज का जो इमेज अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए, और सोचिए कि हमको अपने विलेज में क्या क्या डेवलप करना है, तभी जाके इस सब्जेक्ट का जो मीनिंग है वो फुलफिल हो जाएगा, और जो जिस कारण से गवर्नमेंट इस सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाहती है उसका भी एम फुलफिल होगा। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट मतलब कि आप सभी के लिए है। हम सभी क्या कर रहे हैं, एक इंजीनियर एज अ प्रोफेशनल्स क्या करेंगे, रूरल डेवलपमेंट पर काम करके उस रूरल डेवलपमेंट की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी हमको इंप्रूव करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ बोला गया मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या है। तो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि किसी एक चीज़ को लेकर के उसको डेवलप नहीं करना नहीं है, पूरा ओवरऑल उनकी लाइफ को डेवलप करना है। यहाँ बोला गया, जैसे यहाँ बोला गया कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उनके एग्रीकल्चर को भी डेवलप करना, उनकी जो डेली की एक्टिविटी हैं जिनके कारण वो थोड़ा बहुत जीवन यापन, थोड़ा बहुत उनको मनी या फिर थोड़ा बहुत उनको खाना पीना मिल पा रहा है, उसको भी डेवलप करना है। कॉटेज इंडस्ट्री और क्राफ्ट जो है उनको भी डेवलप करना है। उनका जो सोशल इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, जो उनकी कम्युनिटी सर्विसेज हैं, जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करना, सभी को लेकर डेवलप करना ही हमारा क्या रहेगा, रूरल डेवलपमेंट। और ऑल डेवलपमेंट जब रूरल किसी गाँव का फिर जो कस्बे हैं जो देहात एरिया उनका करेंगे तब वो हमारा आता है रूरल डेवलपमेंट में, मेन मीनिंग वो आती है। ठीक है, यहाँ बोला एज ए फिनोमेना क्या होता है, यहाँ पे बोला गया क्या पे, रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चर, इंडस्ट्रियल फैक्टर्स को जब यहाँ पे पूरा मिला दिया जाए तो उसके बाद जो हमारा एंड रिजल्ट आता है वो अगर उससे जो हमारा एंड रिजल्ट होता है वो हमारा कहलाता है रूरल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उनका बहुत ही टेक्नोलॉजी पहुँचा दिए, वहाँ पे उनको इकोनॉमिकली वीक है, उनका सोशल जो सोसाइटी है वो भी, उनका सोसाइटी कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, वो उस लेवल पर नहीं है, तब भी वो उसको हम डेवलपमेंट नहीं बोल सकते हैं। स्ट्रेटजी क्या है, देखिए यहाँ पे बोला गया कि इस प्रकार डिजाइन करना चाहिए कि इकोनॉमिक और यहाँ पे इकोनॉमिक सोशल वेलबीइंग ऑफ द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, और सभी को एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के हैं उनके सोशल क्या करें, वेलबीइंग मतलब कि अच्छे प्रकार से उनकी सोसाइटी हो जाए और इकोनॉमी की भी उनकी इंप्रूव हो जाए। यहाँ पे पर्टिकुलरली बात की जाती है जो रूरल पुअर हैं उनकी बात करती है, जो गाँव में भी कई सारे बहुत गरीब लोग भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिसिप्लिन बोला गया, तो यहाँ पे जैसे हमारा एग्रीकल्चर डिसिप्लिन, जो हमारे क्षेत्र है फील्ड उनकी बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड, जो सोशल फील्ड है, बिहेवियरल फील्ड, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट सोसाइटी, इनको भी यहाँ पे इंप्रूव करना बात करता है रूरल डेवलपमेंट, इनको भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा मीनिंग समझ में आ गई होगी साथियों, मैं ज़्यादा फाड़ नहीं कर रहा हूँ, आपको छोटा छोटा बातें ध्यान रखनी है, यही बातें कई बार रिपीट करूँगा मैं अलग अलग पॉइंट से, तो आप बोर नहीं होना है, आपको बस समझना है किस वे में आप इन बातों को लिख पाते हैं। तो आप कुछ ना करिए तो इन टर्म्स को याद कर लीजिए। जैसे मैंने बात की यहाँ पे क्या कि एग्रीकल्चर हो गया, एलाइड एक्टिविटीज़ हो गई, कॉटेज इंडस्ट्री जो है, क्राफ्ट, सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी सर्विस, फैसिलिटीज़, फिर यहाँ पे और सारी चीज़ बात की गई। इन टर्म को याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम टाइम बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। आगे बात करते हैं इन वर्ड्स ऑफ द रॉबर्ट कैम्बर्स, ये एक फिलासफर थे, अभी कहें एक यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा दिया है। क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया रूरल डेवलपमेंट इज ए स्ट्रेटजी टू इनेबल अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, poor rural women and men, to gain themselves their children more of what they want and need। मतलब क्या बोला चाहा साथियों, यहाँ पे और बोला गया it involves helping the poorest among those who seek livelihood in their rural areas to demand and control more of the benefits of the rural development। The group includes small scale farmers, tenants and the landless। यहाँ समझिएगा, यहाँ बोला गया कि रूरल डेवलपमेंट वो स्ट्रेटजी है जो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को इनेबल करते हैं, किस चीज़ में, ये भी हो सकता है मूवमेंट की हो सकती है, फिर मेन की हो सकती है, ताकि वो खुद और अपने बच्चों के लिए वो दे पाएँ, फिर वो पा पाएँ जो उनकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा पा पाएँ जो उनकी ज़रूरत और उनकी नीड्स हैं। वांट मतलब साथियों क्या है कि जो उनको चाहते हैं, और नीड्स मतलब उनकी ज़रूरत है ही, वो कुछ ना करें तभी वो चीज़ उनको जरूरत पड़ेगी, वो नीड्स हो जाती हैं। और वांट मतलब कि कुछ एम होते हैं कि हमको ये चीज़ मिल जाए, तो यदि उससे ज़्यादा भी ये हमको इस प्रकार से डेवलप करना है कि वो क्या करें, ये अपने स्वयं के लिए और अपने बच्चों के लिए अधिक से अधिक पा पाएँ जो उनकी ज़रूरत और जो उनकी वो चाहते हैं। और आगे बोला गया कि इट इन्वॉल्व द हेल्पिंग द पुअरेस्ट एमंग द दोज हु सीक द लिवलीहुड इन द रूरल एरियाज टू डिमांड एंड कंट्रोल मोर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। बोला गया कि ये उन लोगों को इन्वॉल्व होता है कि जो ये उन लोग को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, उन लोगों में इन्वॉल्व होता है जो बहुत ही पुअर हैं, उनको हेल्प करना, और साथ में जो एक लिवलीहुड मतलब कि जीवन यापन के लिए कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं, कुछ सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, उनको डिमांड है कि मैं अगर मुझे ये चीज़ मिली तो मैं कर लूँगा, और उनको लिए भी उनको बेनिफिट पहुँचाना भी ये रूरल डेवलपमेंट का एक यहाँ पे स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे ये ग्रुप क्या है, ये हो सकते हैं जो स्मॉल छोटे छोटे जो हमारे किसान हैं, टेनेंट्स क्या होते हैं जो हमारे मजदूर हैं, जो कहते हैं नहीं कि दूसरों की जमीन लेकर वो खेती करते हैं, फिर
कुछ पैसा उनके पास रहता है, फिर वो जिसके जमींदार जिसके ज़मीन लिए हैं उसको वापस कर देते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, टेनेंट्स होते हैं, लैंडलॉर्ड जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, वो भी इसमें आते हैं। रूरल डेवलपमेंट इज नेसेसरी नॉट ओनली बिकॉज द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज। यहाँ बोला गया कि रूरल डेवलपमेंट इसलिए जरूरी नहीं है कि वहाँ पे बहुत सी मेजोरिटी ऑफ द हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत संख्या में हमारी विलेज में बिलोंग करती है, वहाँ पर रहती है, बल्कि इसलिए ज़रूरी है कि जो रूरल एक्टिविटीज़ हैं वो जो कंट्री के इकोनॉमिकल ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो क्या कर सकती हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल इकोनॉमिक के डेवलप के लिए, देश के डेवलप के लिए वो क्या करेंगे, एक इसेंशियल पार्ट है। क्योंकि अधिक से अधिक लोग गाँव में रहते हैं, जब उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी पूरे देश की इकोनॉमी हमारी ग्रोथ होगी। ठीक है साथियों, फिगर अगर आप देखते रहिएगा, ध्यान रखते रहिएगा, आपको टाइम पे अपने विलेज की याद करते रहिएगा कि हमारे विलेज कैसा था। अब हम यहाँ पे आए तो हमारे विलेज को, गांव को भूलना नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हमारे कई सारे साथी विलेज से होंगे। यदि आप भी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपको बहुत सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपको इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आपको इन डेफिनेशन को रट कर नहीं जाना है, बस आपको समझना है। ठीक है, अगर आपको हो पाए तो बस एक दो डेफिनेशन याद कर लेना ताकि आपको एग्जाम में याद रहे और आप लिख पाएँ। क्योंकि याद करते हैं 100%, वहाँ पे एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं, सिर्फ 50% याद रह जाता है, और लिखते हैं सिर्फ 20%, या फिर वो भी नहीं। क्योंकि जब जैसे हम लिखना स्टार्ट करते हैं वो सारी चीज़ वर्ड्स भूल जाते हैं। तो यहाँ पे एक दो रट लीजिए, ठीक है, रट लीजिए, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन आने जरूरी हैं। रूरल डेवलपमेंट क्या है, ये तो जरूर ही आएगा। तो यहाँ बोला गया टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक सोशल लाइफ ऑफ द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल टू द रूरल पुअर। तो गाँव के गरीब हैं, ठीक है, उनके इकोनॉमिक को, उनकी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने में क्या कहलाता है, रूरल डेवलपमेंट कहलाता है, ऐसा कहा है अग्रवाला जी ने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। बोला गया कि रूरल डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस थ्रू विच द रूरल पॉवर्टी इज एलिविएटेड, मतलब कि वो हमारी गायब होती है, जो रूरल पॉवर्टी है वो गायब होती है, और बाई सस्टेन द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। उनकी प्रोडक्टिविटी मतलब कि साथियों कुछ ऐसा प्रोडक्ट करते हैं, ऐसा कुछ जनरेट करते हैं ताकि वो सस्टेन मतलब कि लंबे समय तक के लिए वो रह पाए। ठीक है, एंड इनकम ऑफ द लो इनकम रूरल वर्कर्स एंड हाउस होल्ड। और यहाँ पे जो लो इनकम की है, लो इनकम जैसे रूरल वर्कर और हाउस होल्ड की लो इनकम है, वो भी उनकी इनकम भी जनरेट इंक्रीज हो पाए। ठीक है, एक सस्टेनेबल इंक्रीजमेंट होता है, मतलब जो लंबे समय तक रह पाए। ये बोला गया वर्ल्ड बैंक का ये डिफिनीशन है। आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं जो एक मुझे अच्छा लगा। रूरल डेवलपमेंट इज अ प्लान्ड प्रोसेस यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ एक्शन और कम्युनिकेशन डिजाइन टू द चेंज द इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या हुआ, चेंज। बोला क्या गया कि रूरल डेवलपमेंट क्या है, एक प्लान्ड प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि कोई प्रोसेस यहाँ पे कुछ ऐसा डेवलप कर दे, कोई भी नियम ला के लागू कर दें, ऐसा कुछ नहीं। प्लान्ड प्रोसेस यूजिंग कोई एक्शन के रूप में या फिर कम्युनिकेशन के लिए जो चेंज करती है गांव के, किसके इन्वायरमेंट को चेंज करे, टेक्निक को चेंज करे, उनकी इंस्टीट्यूशंस के एटीट्यूड ऑफ द रूरल पीपल इस प्रकार से चेंज करे कि वो खुद अपने आप की जो पॉवर्टी है वो इसको एलिमिनेट कर पाएँ, और अपने जो लाइफ का जो वे ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर पाएँ, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव कर पाएँ, जो होती है हमारे रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ साथ, यहाँ बोला गया कि वो खुद अपनी पॉवर्टी को दूर कर पाएँ। ये चीज़, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई दिखा तो आप उसको क्या कर दिए, कुछ पैसे दे दिए। अब वो क्या हुआ कि ऐसे हो सकता है मांगने वाला हो, कुछ भी दे दिए। अब वो क्या करेगा कि पैसे जब तक है वो कुछ और नहीं मांगेगा, फिर कोई काम नहीं करेगा, जब पैसे खत्म हो जाएंगे फिर मांगने स्टार्ट कर देगा। लेकिन यदि उसी पे हम उसको कोई चीज़ सिखा देंगे तो क्या करेगा कि अच्छा वो काम करेगा, उसको थोड़ा पैसा मिला, कल उसे जगह और काम कर लें तो और पैसा मिलेगा। तो उसको एक सस्टेनेबल, उसके दिमाग में उसकी मेंटेलिटी चेंज हो गई। अब वो क्या करेगा, अपने आप इस प्रकार से चेंज कर लिया कि अपनी गरीबी खुद दूर कर पाएगा। इस प्रकार साथियों और डिफिनेशन है, इसके स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे और बोला गया रूरल डेवलपमेंट इन जनरल इज यूज्ड टू डिनोट द एक्शन एंड इनिशिएटिव टेकन टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन नॉन अर्बन नेबरहुड्स, कंट्री साइड एंड रिमोट विलेज। मतलब कि वो एक्शन या फिर इनिशिएटिव, वो रूरल डेवलपमेंट उसके लिए यूज किया जाता है जो हम एक्शन या फिर इनिशिएटिव लिए हैं, किसके लिए कि जो हमारे नॉन अर्बन एरियाज हैं, कंट्री साइड या रिमोट विलेज हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। तो वो भी हमारा कहलाता है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है साथियों, जो हमारे डिफिनेशन की बात किया। अब साथियों यहाँ पे और चीज़ आती हैं, आप बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। तो साथियों अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर हम एक रूरल डेवलपमेंट जो हमारा प्रोग्राम है या फिर कहें एक मिशन है, तो फिर इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं या फिर क्या होने चाहिए, हम क्या उसमें उद्देश्य रखते हैं इसको करने के लिए। तो हम यहाँ पे पहला हमारा चीज़ होता है, यहाँ पे हम क्या सोचते हैं कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो। पहला हमारा उद्देश्य कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, जो अनएम्प्लॉयमेंट हो पूरी तरह से हट जाए, यहाँ से रिमूवल की बात की गई है, और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है उसको रिडक्ट करना, उसको कम करना, ये बात हम करते हैं।
एम्स ऑफ हायर परफेक्टिंग, मतलब कि हमको पूर्ण रूप से हमारी जो हमारा परफेक्शन है उसको ऊंचाई तक पहुंचाना। इनकम, हायर इनकम, इनकम को थोड़ा सा हाई रखना, हाई करना, ताकि हम अच्छी से इनकम पा पाएँ। और अगर थोड़ा चलते हैं साथियों तो यहाँ पे और सारी बात आती हैं कि एम्स ऑफ मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ फूड, मतलब कि जो मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ फूड है उसको तो हम एम कर ही लें, उसको छू लें। जैसे यहाँ पे बोला गया फूड की, क्लॉथ की, शेल्टर की, एजुकेशन की और हेल्थ की। ये साथियों क्या हो गई, 5 चीज़ें, क्या, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ। ये बेसिक नीड्स साथियों, अभी हम बात करेंगे आगे भी, तो ये हमको जरूर चाहिए और इसके जो मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल है उसको तो हम अचीव कर लें, ठीक है, वो हमारा एम होना चाहिए। और यहाँ बोला गया एम्स ऑफ बिल्डिंग अप अ साउंड वैल्यू सिस्टम। ये साउंड वैल्यू सिस्टम कौन कौन से, हार्ड वर्क, ह्यूमिलिटी, सिंपलिसिटी और सिंसियरिटी हमारी अंदर होनी चाहिए। हम उसको क्या करें, उसको हम बिल्ड करें अपने अंदर। इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड टू इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग नीड्स। यहाँ पर क्या बोला गया है, सेल्फ सस्टेनिंग नीड्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इसको इम्प्रूव करने की अवेलेबिलिटी हमको बढ़ानी है। सेल्फ सस्टेनिंग नीड्स मतलब क्या साथियों, जो हमको खुद की ज़रूरतें चीज़ हैं, खुद की जरूरी चीज़ है, उसको लंबे समय तक, कि मतलब हमको छोटे टाइम के लिए आज खाए कल खाना नहीं है फिर हमको भटकना पड़ रहा है, ऐसी चीज़ नहीं। सेल्फ सस्टेनिंग नीड, जो हमारी सेल्फ की ज़रूरतें हैं उनको एक सस्टेनेबल बना पाएँ। टू इंक्रीज द पर कैपिटा परचेजिंग पावर, उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाना और इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द एजुकेशन, और परचेजिंग पावर को बढ़ाना और साथ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना। कैसे, यहाँ किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूवमेंट करना, एजुकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करना। ऐसा नहीं साथियों सिर्फ एक को हम सिखा दिए फिर बाद में और सभी लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, ऐसा नहीं करना। हमको एक प्रकार से ऐसा बिहेवियर, ऐसा एक सोशल, एक ऐसा इन्वायरमेंट चेंज करना है, ऐसा इन्वायरमेंट लाना है वो लोग खुद डिस्ट्रीब्यूट करें, उनके अंदर एक ऐसा नहीं चला जाए, वो सभी को खुद बताएं। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनको भी ऊंचा करना, उनको भी उठाना, उनको भी एक लेवल में लाना। ये हमारी बात होती है ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। उम्मीद करता हूँ मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा साथियों, आपको रिवाइज हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा, अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और साथ ही यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं वो हमारे चैनल पर प्रोवाइड होते रहेंगे। अब बात करते हैं की इश्यूज इन रूरल डेवलपमेंट। क्या कौन कौन से की इश्यूज हैं जो हम रूरल डेवलपमेंट में हम ध्यान रखते हैं। तो पहला चीज़ हमारा ये होता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा क्या आता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इरिगेशन हो गया, क्योंकि हमारे जानते हैं अधिकतर जो हमारे रूरल एरियाज के लोग हैं, जो हमारे गांव कस्बे के गांव के लोग हैं, वो क्या करते हैं, कृषि पर डिपेंड करते हैं। और अगर खेत सिंचाई नहीं होगी तो उनका जो जीविकोपार्जन है, जो उनका लिवलीहुड है, जो उनकी डेली लाइफ की नीड्स है पूरी नहीं हो पाएंगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हमको उसको इम्प्रूव करना है, उसको भी डेवलप करना है, ठीक है। इट नीड टू बी एड्रेस्ड, ये सभी आते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में, सारी चीज़ें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। आगे बात आती है रिडक्शन इन पॉवर्टी, उनकी पॉवर्टी को भी कम करना है, ठीक है, क्योंकि रूरल एरियाज हैव द मैक्सिमम पॉवर्टी, क्योंकि रूरल एरिया में हम क्या देखते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो पॉवर्टी मतलब गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है, उनको भी हमको उसको रिडक्ट करना, उसको भी कम करना है। फिर अगला आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, हमको हेल्थ में भी डेवलप करना है। जैसे यहाँ पे हमारा बोला गया कि रूरल एरिया लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, क्योंकि साथियों हाँ साथियों वहाँ पे पास क्लिनिक नहीं होती, पास डॉक्टर नहीं होते, अगर कोई बीमार हो जाता है तो बहुत दूर दूर यहाँ पे ट्रेवल करना पड़ता है। ट्रेवल करने के बाद अगर ट्रांसपोर्ट सही नहीं है तो वो भी कई सारे ऐसे केसेस आते हैं कि वो सही टाइम पर वो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते हैं, तो उनको भी हमको क्या करना है, बेटर करना है, उनको भी डेवलप करना है, क्योंकि बेटर हेल्थ फैसिलिटीज आर नेसेसरी फॉर द फिजिकल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की फिजिकल ग्रोथ के लिए जो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो भी क्या करती हैं, इंपॉर्टेंट रखती हैं, वो भी आवश्यक हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। इसमें क्या बात आती है साथियों, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में क्या बात करते हैं, ये ध्यान दीजिए। इसमें हम बात करते हैं जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उनको बढ़ाने की, जो लोकेलिटी में है, जो हमारी लोकल एम्प्लॉयमेंट है उसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हम ध्यान दें तो अगल बगल कुछ चीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको हम बेच सकते हैं ऑल द टाइम, अपने हाथों से बना के सकते हैं, ऐसी चीज़ जो लोकली अवेलेबल है और बाहर उसकी बहुत सारी डिमांड है, तो उसको हम क्या करते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो यहाँ बोला गया कि क्रॉप कल्टीवेशन में क्या होता है, क्रॉप कल्टीवेशन से एक सस्टेनेबल लाइफ हमको नहीं मिल सकती, क्योंकि क्या होता है कि क्रॉप में हमारा कितना टाइम होता है, सिर्फ हमको कुछ टाइम के अंतर्वाल 3 से 4 महीने बाद ही हमको जाके अनाज मिलता है, फिर उसको बेच करके हम पैसे कमा पाते हैं, पैसे ले पाते हैं। लेकिन जो 3 से 4 महीने का जो बीच में पीरियड है उसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, खाली होते हैं, वो उनके पास कोई काम नहीं होता है, या फिर कहें वो बहुत कम मतलब थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, तो उनको क्या करें, कुछ ऐसा वहाँ प्रोडक्ट जो उसकी लोकेलिटी है उसको कुछ ऐसा प्रोडक्टिविटी उसमें इन्हेंस करें, ऐसा चीज़ बनाने की कोशिश करें कि वो लोग जो क्रॉप की हो, खेती हो तो खेती में भी हो जाए, जैसे उससे खेती में छुट्टी पाएँ
तो वहाँ पे अपने घर के कुछ छोटे छोटे सामान बना सकते हैं, जैसे क्राफ्ट के, हैंड क्राफ्ट के होते हैं, कहीं सिल्क, बुनाई, कढ़ाई, ये सारी चीज़ क्या हो वो खाली टाइम में ये कर पाएँ ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो पाएँ। ठीक है, अब आ जाती है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे स्पेशली फीमेल लिटरेसी को हम इम्प्रूव करें, ये क्या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, और उनकी स्किल को डेवलप करें और उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दें ताकि वो नई नई चीज़ें बना पाएँ, थोड़ा क्रिएटिव हो पाएँ, थोड़ा एक लेवल, एक उनकी समझ जो है, उनकी मेंटेलिटी थोड़ा चेंज हो पाए और वो थोड़ा सा खुद की अर्निंग, खुद के जीविकोपार्जन करने के योग्य हो पाएँ। देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 चीज़ों के बारे में बात की, इसको आराम से आप याद कर लीजिए। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, पॉवर्टी को कम करना है, हेल्थ फैसिलिटी को डेवलप करना है, जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, जैसे हमने बात किया क्या, एम्प्लॉयमेंट को उनको बढ़ाना है, और यहाँ पे हमको ह्यूमन रिसोर्सेज को भी डेवलप करना है, जैसे हमारी हो गई लिटरेसी रेट हो गई, स्किल डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो गया। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। 3 बेसिक नीड्स क्या क्या हैं, 3 बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं रूरल डेवलपमेंट के, हम क्या क्या ध्यान देते हैं। इसी में साथ में आपको जो 5 की इश्यू थे वो भी इसी में आ जाते हैं। देखिए कैसे, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में हमारा आता है, जैसे यहाँ पे बेसिक नीड जो हमारा फूड हो गया, क्लास हो गई, शेल्टर होगी, बेसिक लिटरेसी होगी, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, और सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। साथ में क्या बोला गया, हमको भोजन इंक्लूड होता है, जो हमारे कपड़े हैं, जो रहन पहनाव है, जो हमारे रहने का घर है, जो बेसिक लिटरेसी, जो हमको कुछ साक्षरता जो है, जो मिनिमम हमको चाहिए वो होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर होना चाहिए, और लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों की सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, यदि इनमें से कोई भी एक एब्सेंट है या सभी एब्सेंट हैं तो हमारा अंडर डेवलपमेंट कंडीशन बन जाता है। ठीक है, और इसलिए हमें बोला गया ये सारी चीज़ प्रोविजन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ एवरीबडी इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इन सभी जो हमारी प्राइमरी नीड्स हैं इनको सभी तक पहुंचाना, प्रोवाइड करवाना, ये गवर्नमेंट की पहली जिम्मेदारी होती है। ठीक है, और इसी में गवर्नमेंट नहीं सची, आप भी प्रोफेशनल जाएंगे, आप भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो आपकी भी ये पहली जिम्मेदारी होगी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि डेवलपमेंट, रूरल को डेवलप करना। ठीक है, और यहाँ पे फिर बोला गया कि इस प्रकार से क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रूरल पीपुल विच इज रूरल डेवलपमेंट। उसको साथ में बोला गया कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी आवश्यक है। किस लोगों के लिए, रूरल पीपल के लिए, तब हमारा जाके रूरल डेवलपमेंट कहलाएगा। और साथ ही हमारा हो गया बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ, पहले बात होगी। दूसरी हमारी आती है सेल्फ रिस्पेक्ट, हर कोई चाहता है कि उसका सम्मान हो। इस प्रकार से एक रूरल जिसके पास पैसा नहीं है वो भी चाहता है कि उसका सम्मान हो। एवरी पर्सन सीक सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर। कैसे यहाँ बोला गया, उसको स्वसम्मान, आत्मसम्मान चाहिए, उदारता और सम्मान, सभी कुछ सम्मान चाहिए। उस पर यह होता है कि भाई कहीं लोग बैठे हैं तो उसका सम्मान हो, वो उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। यदि वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसके अंदर डिनाइल हो रहा है, तो ये हमारा डेवलपमेंट का लैग, उसकी कमी को दर्शाता है। फिर फ्रीडम आता साथियों, फ्रीडम किस प्रकार से, पॉलिटिकल फ्रीडम, वो किसी पार्टी, किसी भी राजनीतिक पार्टी को उसके को ज्वाइन कर सकता है, उसके पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए। और आइडियोलॉजिकल फ्रीडम, वो भी किसी भी विचारधारा को उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिस विचारधारा को उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, बातें रख सके, बातें कर सके। इकोनॉमिक फ्रीडम, और साथ में फ्रीडम ऑफ द सोशल सर्विट्यूड साथ ये कहलाता है गुलामी या दास। तो यहाँ पे सोशल, उसको गुलामी नहीं होनी चाहिए, तो गुलामी से भी आज़ादी होनी चाहिए, ना कि वो किसी अंडर के काम में कर रहा है, किसी के अदर पर्सन के अंडर में वो वर्क कर रहा है, तो वो हमारी कहलाएगी सोशल सर्विट्यूड, उससे वो आज़ादी होनी चाहिए उसको। As long as the bound up by the substitute of the man to nature ignores other men, it cannot be claimed to have achieved a goal of development. It cannot. यदि वो कोई भी सोसाइटी या फिर कोई भी इंडिविजुअल, किसी भी आदमी या फिर नेचर या फिर किसी के दूसरे के द्वारा अज्ञान हो रहा है, मतलब उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो ये समझिए कि वो डेवलपमेंट का गोल नहीं है। फिर ये हम क्लेम कर सकते हैं कि वो डेवलपमेंट जो हमारा गोल है वो इसको अचीव नहीं किया है। ठीक है साथियों, ये हमारी चीज़ बात हो गई, किसकी बात हो गई, हमने बात की बेसिक नेसेसिटी, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, फूड, क्लास, शेल्टर, बेसिक लिटरेसी, प्राइमरी हेल्थ केयर, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी की बात की हमने, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की, फ्रीडम की बात की। फ्रीडम में कौन कौन से फ्रीडम हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम, आइडियोलॉजिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ सोशल सर्विट्यूड। ठीक है साथियों, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है इस वीडियो की। और अपने आपके ब्रांच में, आपके कॉलेज में सभी जो सेमेस्टर हैं, 7th सेमेस्टर के सभी
स्टूडेंट है सभी की जरूरत है, इसलिए इसको कॉलेज ग्रुप में भी शेयर करना मत भूलिएगा। आगे हम बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका कंटेंट बहुत कम मिलता है, वो हमारा आता है रूरल डेवलपमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल लिवलीहुड। हम रूरल डेवलपमेंट कैसे करें ताकि एक सस्टेनेबल लिवलीहुड हमारा मिल पाए। तो पहले हम यहाँ पे पूरा चीज़ यही समझेंगे, यहाँ पे सस्टेनेबल लिवलीहुड क्या होती है ये हम समझेंगे इस वीडियो में, और ये आगे के 10 से 15 मिनट हम इसी पे बात करने वाले हैं। सस्टेनेबल साथियों क्या बात करें, जो हमारे लॉन्ग टाइम के लिए हो, सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टाइम के लिए हो, टेम्परेरी नहीं। हमारा जो परमानेंट बात करें सस्टेनेबल काम करें, और लिवलीहुड मतलब साथियों होता है हमारा जो जीविकोपार्जन या फिर हमारा जो बेसिक नीड्स हैं जीविकोपार्जन, जिसके द्वारा हम अपनी जीविका को चला रहे हैं, अपने डेली लाइफ को बिता रहे हैं, वो हमें कहेंगे लिवलीहुड। हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, वो हमें जाते हैं लिवलीहुड। हम इसकी बात करेंगे कैसे एक सस्टेनेबल लिवलीहुड क्रिएट करें रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो पहले हम यही बात करेंगे सस्टेनेबल लिवलीहुड होती क्या है। तो इसके लिए हम पहले फिर से हम थोड़ा विलेज को और से बारीकी से और नज़दीक से देखेंगे ताकि हमको पता चल पाए कि गाँव में क्या क्या कमियाँ हैं। जैसे मैं आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे, ये लोग क्या करें, जो काऊ डंक होता है उससे यहाँ पे ये उपली, इसको गाँव बोलते हैं, वो बना रहे हैं। उसको क्या करेंगे, अपने भोजन पकाने के लिए इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके अलग है, अब यहाँ पे सोचिए इसके अलग यहाँ पे लिमिटेशन है। अब सोचिए क्या ये अच्छा उपाय है, एक सस्टेनेबल फैक्टर है, मतलब साथियों क्या एक टेम्परेरी चीज़ है? नहीं। क्यों? क्योंकि आज यहाँ पे मौसम है सही है, इसको उन्होंने यूज कर लिया, अगर चल के कल बारिश होने लगी तो क्या करेंगे, जब ये भीग जाएंगे तो इनका फ्यूल के रूप में इसका यूज नहीं हो पाएगा, फिर इनको अलग यहाँ पे इसका स्टोर करना पड़ेगा कहीं अलग जगह पे। और वो भी देखिए इन लोग का जो यहाँ पे शेल्टर वो इस प्रकार से है, क्या आप यहाँ पे इनको इन चीज़ों को, इन फ्यूल को रखने की जगह होगी? ये सोचिए, ये कमी है ना फ्यूल को लेकर के, जो है एनर्जी को लेकर के। वहीं पे जैसे रात होती है, अंधेरा होता है, लाइट नहीं होती है, तो क्या होता है इस प्रकार से देखिए आप इन ऐसे देखिए जैसे घर है, देखिए और घर यहाँ पे हैं, और इतनी दूर छोड़ के एक घर यहाँ बना हुआ है, ये क्या है, रूरल एरिया है, यहाँ की देखिए यहाँ खेती हो रही है। अब ऐसे घरों में क्या इलेक्ट्रिसिटी पहुँच पाएगी? इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचेगी तो रात को क्या होगा, ये कैसे इंतजाम करेंगे, कैसे इनके यहाँ पे घरों में उजाला होगा? तो ये सोचिएगा, इस प्रकार से मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी भी, यहाँ पे इनके घर को, यहाँ पे एक छत नहीं है सही से कि वो बारिश में भी रह पाए, बारिश में टिक पाए। देख पा रहा हूँ ये पॉलिथीन से काम चला रहे हैं। अब सोचिए इस एरिया में जहाँ पॉलिथीन नहीं है, पानी बारिश होगी तो क्या होगा, वहाँ पे नीचे रिसाव होगा कि नहीं होगा? क्या सो पाएंगे उस रात को जिस रात में पानी बारिश होगी? तो ये चीज़ हमारी गाँव की बेसिक नीड्स है, जिसको मैं बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान। देखिए यहाँ पे रोटी की बात किया गया, यहाँ पे हमने क्या बात किया, यहाँ पे मकान की बात करें, क्या ये टेम्परेरी है? नहीं। क्या करें कि ये एक सस्टेनेबल लिवलीहुड हो जाए, ये एक परमानेंट बन पाए, एक परमानेंट के रूप में ये बन पाए, एक परमानेंट इनको लाइफ मिल पाए, एक परमानेंट मतलब कि परमानेंट मकान में ये रह पाएँ, जहाँ पे पानी न चुए, यहाँ पे इनको लाइट मिले। ये सारी चीज़ हमारे आते हैं सस्टेनेबल लिवलीहुड में। अब देखिए यहाँ पे दो लेडीज़ क्या कर रही हैं, बहुत दूर से यहाँ पे पानी ला रही होंगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पहले शुरुआत के वीडियो में आपको दिखाया था, एक हैंडपम्प के लिए कितने लोगों ने भीड़ लगाया था, कितने लोगों को लाइन में लगा था, वो वेट कर रहे थे अपने टर्न का। तो क्या हुआ, अब क्यों, ये कैसा क्यों हुआ? क्योंकि एक घर यहाँ पे है, एक घर यहाँ पे, बीच में कहीं और दूसरे 2-3 घर दूर हैं, तो कहीं पे जाकर के एक हैंडपम्प लगा होगा। इसके लिए इन लोग को टाइम वेस्ट करना पड़ता, पता नहीं कितना टाइम जाता होगा एक बकेट पानी लाने के लिए, इस प्रकार से पानी लाने के लिए। और साथ में सोचिए साथियों, आपको बोल दिया इस प्रकार से पानी लाने का, तो आप कितने देर तक इसको सिर पर रख पाएंगे? क्या कंफर्टेबल हैं? नहीं है। इनकी अलग डिफ़िकल्टीज है, इसको भी हमको दूर करना है, तब जाके हम बोलेंगे हाँ ये सस्टेनेबल लिवलीहुड हो जाएगा, ये टेम्परेरी, ये परमानेंट जीविकोपार्जन का एक रास्ता हुआ। आगे हम थोड़ा चलते साथियों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनकी रोड की ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, इसमें कितना टाइम लगता होगा। ये क्या, ये एक कंफर्टेबल इनका रोड है, कंफर्टेबल इसमें महसूस करते हो कि कंफर्टेबल हैं? नहीं है साथियों, क्योंकि देख रहे हैं ना किस प्रकार से रोड है, किस प्रकार से है। बारिश में क्या होता होगा ये सोचिए, बारिश में ये लोग इधर से कैसे जा पाते होंगे ये सोचिए। ये बेसिक नीड्स साथियों जो होनी चाहिए, और अगर ये नहीं है तो ये हमारी क्या है, ये लैक ऑफ सस्टेनेबल लिवलीहुड है। ये हम इस प्रकार से ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल सस्टेनेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से लोग अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं, भेड़ पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं टाइम पे। ठीक है, इसमें इनके पास बहुत सारी बकरियाँ, उन लोगों के पास बहुत सारी होती भी नहीं है। तो क्या होता है साथियों कि वो एक प्रकार से उनको कहीं कहीं पैसे की कमी होनी पड़ जाती है, या फिर अपने जीविकोपार्जन कहीं किस प्रकार से मतलब कि गुजारा करते हैं बस किसी तरह से, ये चीज़ होता है उनके साथ। और चीज़ बात करें साथियों, तो आप देखते हैं, आप शहर में जाते हैं, शॉपिंग मॉल देख लेते हैं जहाँ पे एक सामान मिल जाता है, लेकिन गांव में क्या होता है साथियों, गांव में हफ्ते में 1 या 2 दिन का वेट होता है, जहाँ पे अलग फेरी वाले, कपड़े वाले, जूते चप्पल वाले, अलग क्लॉथिंग वाले आके दुकान लगाते हैं किसी बाग बगीचे में।
किसी बाग बगीचे में उस दिन का गांव वालों को वेट होता है कि वहाँ पे जा करके इस दिन बाजार लगेगा, इस दिन मार्केट लगेगा, तो हम जाके सामान लेंगे। देख रहे हैं ना, इन लोग जो मार्केट लगा रहे हैं ये भी टेम्परेरी लगा रहे हैं। शॉपिंग मॉल जैसा नहीं है कि एक छत में अगर बारिश हुई तो क्या करेंगे, मान लीजिए जिस दिन बाजार लगी उस दिन बारिश होगी तो क्या करेंगे, सब लेके भागने लगेंगे। उस दिन गांव वाले क्या करेंगे, उस दिन सामान खरीद नहीं पाएंगे। अगर बारिश हो रही है उस दिन सामान भी नहीं खरीद पाएंगे। बताओ, हफ्तों का इंतजार है कि मान लीजिए इस दिन हमारा हफ्ते की इस दिन मान लीजिए सोमवार को यहाँ पे मार्केट लगेगी तो हम जाके कुछ सामान लेंगे, सब्जी लेंगे, कुछ लेंगे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, बारिश हो गई तो क्या ये होगा? इस चीज़ को हमको हटाना है, ठीक है, इसको भी हमको दूर करना है। ये क्या है, लैक ऑफ सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ये हमारा टेम्परेरी चीज़ें हैं, इसको हमको परमानेंट में चेंज करना है। एक मार्केट ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा हर जगह सामान अवेलेबल हो पाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑयल परचेज करना तो लोग वेट करते हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग चीज़ें, यहाँ पे मसाले हैं, अलग क्लॉथिंग है, सब चीज़ देखिए भीड़, ये सब मार्केट आपको विलेज में सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। तो इन चीज़ों को हमको दूर करना है, इसलिए हम रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम पढ़ रहे हैं। इसलिए हमारा सब्जेक्ट दिखाया गया है यहाँ पे कि हम इन लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको थोड़ा सा ऊपर रखें, ऊपर ले जाएं, ठीक है। अब सोचिए यहाँ पे कोई और जानते हैं दूर दूर विलेज है, वहाँ से कोई आएगा तो इन लोग का टाइम भी अलग जा रहा है, ठीक है। जो बेसिक नीड्स हैं वो भी, जो टाइम वेस्ट हो जा रहा है वही अगर शहर में हम जाते हैं तुरंत सामान लेके चले जाते हैं, बगल की दुकान में होता है वो लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है लिवलीहुड क्या है। अभी तो मैंने सारी चीज़ बताया, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, अब ये मैंने अभी गांव की जो दशा थी वो मैंने बताया, जो रूरल लोगों की है, जो रूरल कम्युनिटी की है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा एहसास हुआ होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब बात करते हैं लिवलीहुड क्या है। तो यहाँ बोला गया लिवलीहुड कंप्राइज द कैपेबिलिटी, असेट्स एंड एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर द मीन्स ऑफ लिविंग। मतलब कि एक आदमी के मीन्स ऑफ लिविंग, मतलब रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है, जो एक्टिविटी जो उनकी योग्यता होनी चाहिए उसको कंप्राइज करता है। It deemed as sustainable when it can cope with the recover from the stress and shock and maintain the its capability, assets, activities both now and in the future while not undermining the natural resources base। एक चीज़ यहाँ समझिएगा, ये मैंने बता दिया, इट डीम्ड टू सस्टेनेबल, ये ऐसा, इसको हम ये तब मानेंगे कि ये हमारा सस्टेनेबल हो गया जब ये भी, या हम इसको सभी स्ट्रेस और शॉक, मतलब जो थोड़े हैं या कहें झटके हो सकते हैं, हमको स्ट्रेस शॉक मतलब यहाँ पे यूज किया जाता है जब एक कोई चीज़ होती है, जैसे हम आज सारी चीज़ें हैं ख़त्म हो गई तो हमको एक शॉक रहेगा ना, एक डर रहेगा, तो उस स्ट्रेस में अगर हम हैं तो चीज़ नहीं हो पाती। तो यदि हम अपने स्ट्रेस और शॉक को रिकवर कर लिए और वो उन कैपेबिलिटी को मेंटेन कर लिए, फिर इन्हेंस कर लिए कैपेबिलिटी को, सेट्स को, एक्टिविटीज को के लिए जो आज और फ्यूचर में भी जो उस सस्टेनेबल को, उस चीज़ को टेम्परेरी परमानेंट कर पाएंगी, तो हम बोलेंगे वो हमारी क्या होगी, लिवलीहुड हो गई। व्हाइल नॉट अंडरमाइनिंग द नेचुरल रिसोर्सेज बेस, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी बेसिक थी उनको हम अंडरमाइनिंग नहीं करें, मतलब उनको हम निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब भी वो नाउ और फ्यूचर के लिए भी दोनों डिमेन बनी रहे, तब हम बोलेंगे लिवलीहुड उनको जब बोल सकते हैं। द सस्टेनेबल लिवलीहुड अप्रोच क्या है, यहाँ बोलिएगा, द सस्टेनेबल लिवलीहुड अप्रोच इज अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप्स एंड द प्रायोरिटीज ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटीज। क्या है ये अप्रोच है, किसका, वे ऑफ थिंकिंग का, किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव, स्कोप्स और डेवलपमेंट के जो एक्टिविटीज हैं उनको प्रायोरिटी करने का, ठीक है। जैसे हमने कोई चीज़ ला रहे हैं उनके डेवलप करने के लिए, मैं सोच रहा हूँ कि ये प्लान करना चाहिए, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसको प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, किन लोगों को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। यदि मान लीजिए हम गवर्नमेंट कई सारी स्कीम चलाती है, किसान सम्मान निधि योजना, तो किन लोगों को पहले पहुंचनी चाहिए, किन लोगों की पहले जरूरत है, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसका स्कोप क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या करने हैं, कैसे तय करने हैं, वो चीज़ हम बात करते हैं यहाँ पे सस्टेनेबल जो हमारा होता है लिवलीहुड अप्रोच। It is based on the evolving thinking about the way of the poor and vulnerable live their lives and the importance of policies and institutions। बोला गया ना, ये उन चीज़ों को इवॉल्व करती है, जैसे थिंकिंग अबाउट द वे ऑफ द पुअर, वो मतलब पुअर लोग कैसे सोचते हैं, उनकी थिंकिंग को इवॉल्व करना, ताकि उस जिसको बोलते हैं जड़ से उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, ग्राउंड बेस से, ऐसा नहीं ऊपर पर, ये चीज़ है। वनरेबल देयर लाइव्स लिव, मतलब वो किस प्रकार से अपने जीवन को किस प्रकार से जी रहे हैं, उनके अंदर उसको पॉलिसीज के और इंस्टीट्यूशंस कौन किस प्रकार से इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है, उन चीज़ों को हम यहाँ पे बात करते हैं, तो वो कहलाती है सस्टेनेबल लिवलीहुड अप्रोच। अब यहाँ साथियों आपको एक डायग्राम मिलेगा, इस डायग्राम को समझ लेंगे तो हम पूरा इस जो अप्रोच है उसको हम समझ जाएंगे और कई सारी चीज़ हमको समझ में आ जाएंगी। पहले यहाँ एक चीज़ यहाँ पे आता है, इसको पढ़ लेते हैं, आगे हम डायग्राम और दूसरा डायग्राम दिखाएंगे थोड़ा अच्छे से। तो वनरेबिलिटीज कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड्स, जो हमारी वनरेबिलिटीज हैं ये क्या साथियों, टेम्परेरी चीज़ें हैं, ठीक है। शॉक्स, जैसे मैं बोला था ना, कॉन्फ्लिक्ट, इलनेस, फ्लड, स्टॉर्म्स, ड्रॉट, पेस्ट और डिजीजे, ये हमारी आती हैं शॉक्स में। ये एक टर्म यूज कर लेते हैं इनके लिए, जैसे
कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है गाँव में कोई बीमारी आ रही है, फ्लड आ रहा है, इस तरह तूफान आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, पेस्ट डिजीज कोई आ रही है, तो हमारी आती है शॉक्स में। अचानक जो आती हैं अचानक चीज़ें वो हमारी क्या होती है, शॉक्स में आती हैं। सीजनलिटी मतलब सीजनलिटी, जैसे प्राइसेस हो गए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गई, इसको हम टर्म यूज करते हैं सीजनलिटी। क्रिटिकल ट्रेंड्स कैसे यहाँ पे साथियों, डेमोग्राफिक, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, गवर्नेंस और जो टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं उनको हम बात करते हैं क्रिटिकल ट्रेंड्स में, क्योंकि डेमोग्राफी भी चेंज हो जाती है, कहीं पे जलवायु चेंज हो रही है, इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है, इकोनॉमिक उनकी दशा भी चेंज हो रही है, गवर्नेंस चेंज हो जाती है हर 5 साल पे। तो ये सारी चीज़ हमारी आती हैं वनरेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट में। अब आते हैं साथ ही यहाँ पे एक और फिगर देखते हैं ताकि आपको और समझ आ जाए। तो यहाँ पे बात की गई कॉन्टेक्स्ट एंड कंडीशन ऑफ ट्रेंड्स, जिसमें हमारी हिस्टो, माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, टर्म एंड ट्रेड्स, क्लाइमेट, एग्रो इकोलॉजी, डेमोग्राफी, सोशल डिफरेंस। ये साथियों यही तीनों हैं जो मैंने अभी बताया। इसको भी चाहे लिख सकते हैं हम, चाहे इसको भी राइट डाउन कर सकते हैं। और यदि ये चीज़ आ रहा साथियों, ये अगर डायग्राम बना दिए तो आपको 10 मार्क्स तो पक्का मिलने वाला है, क्योंकि ये इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होने के बाद ये आपको यहाँ पे डायग्राम मिल रहा है। आप जहाँ भी देखेंगे सस्टेनेबल लिवलीहुड का ये डायग्राम जरूर मिलेगा। अब लिवलीहुड रिसोर्सेज क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नेचुरल कैपिटल हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया, इकोनॉमिकल कैपिटल हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, और यहाँ पे सोशियो कल्चरल कैपिटल हो गया। अगर हम इनकी बारे में बात करें, क्योंकि हम एक ही चीज़ बात करते जा रहे हैं ताकि हमको सही समझते हुए चली जाए, तो अगर हम बात करें तो नेचुरल कैपिटल क्या होती है, देखिए यहाँ पे पहले हम ह्यूमन कैपिटल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गई हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एजुकेशन हो गया, नॉलेज, स्किल्स, कैपेसिटी टू वर्क एंड अडाप्ट, हमारी नई चीज़ों को अडाप्ट करने की कैपेसिटी क्या है, काम करने की कैपेसिटी क्या है, हमारे नॉलेज और स्किल्स क्या है, एजुकेशन क्या है, ये हमारी आती है ह्यूमन कैपिटल में। क्योंकि यही बोला गया ना कि इसको कोई बांट नहीं सकता है, पैसा तो कोई भी ले सकता है लेकिन इसको कोई चुरा नहीं सकता। सोशल कैपिटल में क्या आता है ध्यान दीजिएगा, जैसे नेटवर्क एंड कनेक्शन, पेट्रोनेज, नेबरहुड्स, किन्स, मतलब कि हम अगल बगल पड़ोस में किस प्रकार से हमारा कनेक्शन है। रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट कैसे कर रहे हैं, अगल बगल जो हमारी कम्युनिटी है उससे हम किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसका सपोर्ट क्या है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स, शेयर्ड वैल्यूज एंड बिहेवियर्स, कॉमन रूल, सैंक्शंस, हमारे गवर्नमेंट द्वारा जो रूल्स चलाए जा रहे हैं उनकी जो दंड संहिता है वो क्या है। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या है, लोग कलेक्ट होकर के किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, जब गाँव में कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वो लोग किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें लीडरशिप की एबिलिटी है नहीं सोसाइटी में, तो हमारी आती है सोशल कैपिटल में। नेचुरल कैपिटल की बात करें जैसे हमारा लैंड एंड प्रोड्यूस हो गया, वाटर एंड एक्वेटिक रिसोर्सेज क्या हैं, ट्रीज एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में आते हैं, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फूड्स, फाइबर्स, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल सर्विसेज, ये हमारी आती है नेचुरल कैपिटल में, नेचुरल से बिलोंग करती हैं। फिजिकल कैपिटल में हमारी बात कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे हमने बात किया था ट्रांसपोर्ट्स, रोड्स, व्हीकल, सिक्योर शेल्टर्स, मतलब सिक्योर शेल्टर मतलब सभी वो कि सुरक्षित हमारे घर हों, ठीक है, एंड बिल्डिंग्स, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, एनर्जी एंड कम्युनिकेशन, ये हमारे थे फिजिकल कैपिटल में, जो एक ड्यूरल में इसको हमको सप्लाई करनी है, इसको डेवलप करना है अभी भी। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, टूल्स कैसे हैं देखिए, टूल्स एंड इक्विपमेंट फॉर द प्रोडक्शन, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को के लिए टूल्स और इक्विपमेंट, ये हमारी आती है फिजिकल कैपिटल में। फिर हमारा आता है लास्ट में फाइनेंशियल कैपिटल, जो सेविंग है, क्रेडिट है, डेप्ट क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकता है, रिमिटेंस और पेंशन या बैगेज क्या है, कौन कौन सी वो उनके पास क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ फाइनेंशियल। अगर आपके पास देखिए, आप समझिए ये चीज़ें हैं आपके पास तो ये आप ह्यूमन कैपिटल से भरपूर हैं। अगर ये सारी स्किल्स हैं आपके पास तो आप सोशल कैपिटल, ये सारी सोशल कैपिटल के अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीज़ नेचुरल, फिजिकल, फाइनेंशियल, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हमने यहाँ क्या बोला था, ये हमारी लिवलीहुड रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको ट्रांसफार्मिंग प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर्स को हमको क्या करना है, ऐसे ट्रांसफार्म करना है, प्रोसेस में ट्रांसफार्म करना है, उसको स्ट्रक्चर करना है। यहाँ देखिए जो चीज़ बोला गया, एक इन्फ्लुएंस बोला गया, एक एक्सेस बोला गया, तो यहाँ पे प्रोसेस में आता है। प्रोसेस क्या आएंगी, जैसे लॉज, पॉलिसीज, कल्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, ये क्या करती हैं, उसको प्रोसेस करती हैं। स्ट्रक्चर क्या होती है साथ में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन हो गई, गवर्नमेंट हो गई और प्राइवेट, ये हमारे स्ट्रक्चर्स होती है जिनके द्वारा ये सारी चीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं या फिर इनके द्वारा ये चीज़ें डेवलप की जाती हैं एक रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या लिवलीहुड स्ट्रेटजीज क्या हैं, रिसोर्सेज की बात की, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोसेस की बात की, फिर अब यहाँ पे आता हमारा स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे क्या गया, इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, माइग्रेशन लेबर में और टूरिज्म रिलेटेड में। अब यहाँ पे इसमें क्या हो गया, मान लीजिए हम एग्रीकल्चर में थोड़ा सा उसको इंप्रूव कर दिए तो लोग वहाँ पे क्या हो जाएंगे, उनका जीवन यापन हो रहा है, एग्रीकल्चर से हो रहा है। एनिमल हस्बेंड्री कुछ जो पशुपालन है उनसे भी उनकी इनकम जीविकोपार्जन हो रहा है। माइग्रेशन लेबर्स मतलब कुछ लेबर क्या होते हैं, गांव को छोड़कर शहर चले जाते हैं ताकि वहाँ से कुछ जीविकोपार्जन हो पाए, माइग्रेशन ऑफ लेबर हो गया। टूरिज्म रिलेटेड, मान लीजिए आपके गाँव में कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे लोग आते हैं, घूमने आते हैं,
जो टूरिज्म रिलेटेड, वहाँ भी आपको जीविकोपार्जन हो सकता है। आप देखते होंगे कहीं भी सिटी में जाएंगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं तो उनका एक जीविकोपार्जन का साधन हो गया। होटल हो गई हैं, लोग छोटे सामान बेचते हैं। आप चाहे नैनीताल चले जाइए, चाहे आगरा घूमने चले जाइए, लोग जानते हैं वहाँ पे क्या है, टूरिज्म, वहाँ टूरिज्म से ज़्यादा सोर्स हो जाता है इनका। यहाँ हो जाता है लिवलीहुड ऑफ स्ट्रेटजी। आगे हम बात करते हैं सस्टेनेबल लिवलीहुड आउटकम। अब क्या क्या आउटकम मिलेगा यहाँ पे लिवलीहुड में बात करते हैं। पॉवर्टी रिडक्शन हो जाएगी, उनका जो जीवन यापन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। कैपेबिलिटीज, फूड सिक्योरिटीज ये बढ़ जाएंगी। रिड्यूस वल्नरेबिलिटी के साथ जो टेम्प्रेरी चीज़ें हैं, शॉर्ट टर्म चीज़ें वो कम हो जाएंगी और एम्पावरमेंट होगा, उनको उत्साह बढ़ेगा और साथ में एम्प्लॉयमेंट में तो हमको फ़ायदा मिलेगा। ये सारी चीज़ें देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है पूरा। अब यहाँ पे चीज़ बोला गया सस्टेनेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी, जो हमारे नेचुरल सोर्स हैं। सोशल कल्चर में हम सस्टेनेबल हो सकते हैं और इकोनॉमिक में हम सस्टेनेबल हो सकते हैं साथियों। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारी ह्यूमन क्वालिटी है, फिर लिवलीहुड हमारे लिवलीहुड जो रिसोर्सेज हैं वो हमको फिर से गेन हो जाएंगे। तो ये पूरा यहाँ पे एक साइकिल बन गया है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और इस डायग्राम के द्वारा आप इस पूरे जो सस्टेनेबल लिवलीहुड इसको आप समझा पाएंगे। और ये डायग्राम आपको पूरी चीज़ समझाती है कि किस प्रकार से एक सस्टेनेबल लिवलीहुड को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप एक समझ में आ गया हो साथियों। तो आज का वीडियो यहीं तक था साथियों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करके जाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और नोटिफिकेशन तो आप टर्न करते ही हैं, हमें पता है, लेकिन साथ में कमेंट करके जाइएगा वीडियो कैसा लगा, आपको अगला वीडियो किस सब्जेक्ट का चाहिए वो भी बताते रहिएगा। आपके ब्रांच में कौन कौन सब्जेक्ट चल रहा है वो बता दीजिए सेमेस्टर में, ताकि हम उसकी भी तैयारी कर लें पूरी तरह से। थैंक यू साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।